नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह अपनी कहानियों को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हो रहा हूं। आज एक और कहानी, सच पैसा कुछ भी करा सकता है, प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इसे सुने और पढ़ें। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को सूचित करें, क्योंकि आपके प्यार से ही मेरा ये लेखन थोड़ा अधिक गतिशील है। आइए देखते हैं, सच पैसा कुछ भी करा सकता है। सतत परिवर्तनशीलता ही अपने विविध स्वरूपों में प्रस्तुत होकर के शायद इस संसार की जीवंतता का मूलाधार बन जाया करती है। इनमें भी कुछ परिवर्तन तो कभी कभी अकल्पित कलेवर में प्रस्तुत होते हैं, जहां जीतता हुआ हार जाता है और हारता हुआ जीत। इसके कारण पैदा हुआ विक्षोभ प्रायः बहुआयामी प्रस्तुतियां दे जाता है। यही वो मूल कारण है जिसके चलते बहुत सामान्य सी होकर भी कुछ घटनाएं चर्चा के गहन दायरे में आकर विशिष्ट बन जाती हैं और लोगों की स्मृतियों में बहुत दिनों तक विराजमान रहती है। ऐसी एक घटना उस रेलवे स्टेशन के पास भी एक दिन घटित हो सहसा बहुचर्चित हो गई थी। सुनने वाले बड़ी उत्कंठा से सुना करते थे और सुनाने वाले किसी मजे हुए कथाकार की तरह चटखारे ले लेकर उसे सुनाया करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था, नैतिकता, मानव मूल्य, यहाँ तक कि न्याय अन्याय प्रभृति न जाने कितने संदर्भों की पोल खोलने वाली तथा संवेदन शून्यता और संवेदनशीलता के अद्भुत समन्वय की वे घटनाएं जो अब कहानी बन चुकी हैं, कुछ इस प्रकार घटित हुई थी। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाले तिराहे से जेल की तरफ यानी बाईं तरफ जाने वाली सड़क की बगल से लगभग 200-250 मीटर तक छोटी लाइन की पटरियां अभी भी बिछी हुई थी। उस पर बहुत ही पुराने मालगाड़ी के कुछ जर्जर अवस्था वाले डिब्बे भी खड़े थे। पुराने जानकार लोग बताया करते हैं कि छोटी लाइन के इन डिब्बों से पहले जिले की पहाड़ी इलाकों की दूर दूर की खदानों से पत्थर लाकर बड़ी लाइन के डिब्बों में लोड कर बाहर भेजा जाता था। तब ना जाने कहाँ कहाँ के व्यवसायी यहाँ चक्कर लगाया करते थे, पर अब ये श्रम साध्य कार्य बहुत अधिक मजदूरी और दूसरे आसान संसाधन उपलब्ध हो जाने के कारण बिल्कुल ही बंद हो चुका है। इसके बंद होने से छोटी लाइन के भी दुर्दिन आ गए। 2 पैसेंजर गाड़ियां अभी भी 4 फेरे रोज लगाती तो हैं, पर सौदा घाटे का है। सो यह भी कभी भी बंद हो सकती है। वैसे आज के सरकारी हुक्मरानों का क्या भरोसा, न जाने कब और कौन सा निर्णय ले ले। लिहाजा अनुपयोगी बन चुकी पटरियों पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। किसी ने कबाड़ा डाल दिया तो किसी ने बैठक के लिए टप्पर, कोई भैंस बांधने लगा तो किसी ने निकासी उसकी तरफ कर लिया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोल दी तो किसी ने परचूने की। थोड़ी बहुत जगह बची तो ठेले और खोमचे वाले काबिज हो गए। यही तो है इस देश की रचना धर्मी मानसिकता का आलम। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। वैसे भी भेड़ चाल में समझदारी की जरूरत भी कहाँ होती है। सीधी सी बात, जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ भी। दाईं तरफ की पटरियां अभी भी जिंदा बची हुई थी, क्योंकि उनका निरंतर उपयोग हो रहा था और वे दूर तक जाती थी। नियमित देख रेख भी हुआ करती थी। मतलब ये कि आज के उपभोक्तावादी परिवेश में आपको भी जिंदा रहना है तो ये बातें गांठ बांध लो। निरंतर उपयोग करो अपनी क्षमताओं का और दूर तक जाने की कोशिश भी। फिर तुम्हारी भी निरंतर देखभाल होगी, अन्यथा कबाड़ा बनकर रह जाओगे। पटरियों के बगल में ही एक नीचा सा प्लेटफॉर्म बना था, लगभग 100 मीटर लंबाई का, जिस पर से होकर चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनों की सवारियां चढ़ती उतरती थी। प्लेटफॉर्म से ही सटकर बगल बगल से कर्मियों के पुराने टाइप के कुछ आवास बने थे। प्लेटफॉर्म की दूसरी अर्थात सामने की तरफ उसका गैराज, इंजन बदलने का सिस्टम,
तथा ऑफिस आदि था, और प्लेटफार्म के आरंभ में ही कोने पर पीपल का एक पुराना और घना पेड़, उसी के सहारे अपनी एक छोटी सी झोपड़ी डालकर एक भिखारी बाबा रहा करते थे। न जाने कब से, उम्र यही कोई 65-70 साल की रही होगी। स्वभाव से मस्त मौला, किसी से कोई विशेष मतलब नहीं। सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो जाते, सामने वाले हनुमान जी के मंदिर परिसर की सफाई कर पूजा पाठ करते और फिर चाय की किसी दुकान पर पहुंच जाते। कभी चाय पीने वाले यात्रियों से एक चाय पिलाने की भीख मांगते, तो कभी दुकानदार खुद ही पिला देते, और कभी कभी नियमित टहलने वालों की टोली पिला जाती। चाय पीकर वो वापस अपनी झोपड़ी में जा बैठते थे। बीच में घंटे 2 घंटे के लिए वो बाजार या किसी कॉलोनी की तरफ निकल जाते। कुछ निश्चित दुकानों और घरों तक ही जाते थे। मांग मूंग कर जो कुछ भी पाते उसे लेकर आते और सीधे झोपड़ी में घुस जाते। तब तक 2-4 भिखारी बच्चे और भी आ जाते, उन्हीं के साथ कुछ बना खा लेते थे। इनमें भी गंदे भिखारी बच्चों को वे अपने पास फटकने तक नहीं देते थे। बाकी और किसी से भी उनका कोई विशेष मतलब नहीं था। हाँ, छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सवेरे सवेरे कॉलोनी का शायद ही कोई बच्चा उन्हें नमस्कार किए बिना अपने स्कूल की बस पकड़ता था। सबको एक एक खट्टी मीठी गोली मिलती, और यह टिप्पणी भी कि आज किसका होमवर्क पूरा नहीं है और वह स्कूल में पिटेगा। सुनकर बच्चे हंस पड़ते थे, साथ ही उनके अभिभावक भी। कभी कभी कोई पोयम या मीनिंग सुनाने पर उन्हें 2 गोली भी मिल जाती थी। इधर अवसर देख सट्टे वाले अक्सर उनसे नंबर पूछकर उन्हें परेशान किया करते, पर वे हंसकर टाल जाते और उनकी लाई हुई भेंट लौटाते हुए बोल पड़ते, भैया मुझे इतनी ही जानकारी होती तो मैं भीख मांगता क्या। बगल में कुछ ही दूरी पर एक सरकारी स्कूल था, 10वीं-12वीं तक। उसके अध्यापक और बच्चे बाबा को बहुत प्यार करते थे। भिखारी बाबा नाम यहीं से उनको मिला था, क्योंकि बाबा कभी कभी कॉपी या पेन, पेंसिल, कटर, रबड़ आदि न जाने कैसे कैसे व्यवस्था कर खरीद कर लाते और अध्यापकों से आग्रह करते, इन्हें बच्चों में बांट दो और कामचोर बच्चों को मार मार कर पढ़ाया करो। छोटे छोटे बच्चों को तुतलाकर छेड़ने में भी उन्हें विशेष आनंद आता था, पर बड़ी गंभीरता के साथ यह भी कहा करते थे, इन पर विशेष ध्यान दिया करो, कल देश इन्हीं के कंधों के सहारे आगे बढ़ेगा। बाल पोथी उनकी प्रिय पुस्तक थी। वे अक्सर शुरू की क्लास के बच्चों में उसे बंटवाते और कहा करते थे, इसे बच्चे रट ले, यही बहुत है। उनके इस पुनीत कार्य के कारण लोग उन्हें बहुत इज्जत देने लगे थे, परंतु अपने बारे में उन्होंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। कोई कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, जाति क्या है, न कभी कोई ढोंग या दिखावा ही किया, न किसी पर अपनी महत्वाकांक्षा हिला दी कि ऐसा करो या वैसा करो। संप्रदायवादी मानसिकता से भी सदैव विमुक्त रहे। इससे सभी को यही संकेत मिला था कि वो निश्चित ही किसी कुलीन परिवार के सदस्य रहे हैं। हाँ, पहनावा हमेशा सन्यासियों जैसा ही रहा। सच तो यह था कि अब वो स्टेशन के बाहर के उस तिराहे पर करवटें लेने वाली नितांत निजी जिंदगी का एक पूरक हिस्सा बन गए थे। घरेलू कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया जाने लगा था। वे अभी बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन तभी अचानक एक दिन सुबह जब वे झोपड़ी से बाहर नहीं निकले तो जिज्ञासावश कई लोग झोपड़ी तक उन्हें देखने चले आए। वे औंधे मुंह बिस्तर पर पड़े थे। आवाज देने पर भी जब उन्होंने कोई हरकत नहीं की तो सभी को लगने लगा कि बाबा शायद अंतिम सांस ले चुका है। भिखारी बच्चे सुनते ही भागे आए थे। उलट पलट कर देखा तो स्पष्ट हो गया कि बाबा के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। सुनकर सभी चकित रह गए। चर्चा चल पड़ी कि ये सब अचानक हुआ कैसे। जरा सा भी किसी का सहयोग नहीं लिया। कई के मुंह से निकल पड़ा, सचमुच कोई महान आत्मा थी भिखारी बाबा। लेकिन अब असली संकट तो ये उठ खड़ा हुआ कि बाबा की इस लाश को ठिकाने लगाएगा कौन। सामने के राजस्थान पुलिस की चौकी वाले या रेलवे की जीआरपी की चौकी वाले, लेकिन ये दोनों ही बाबा की झोपड़ी को अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताने लगे। कई घंटे बीत गए, पर दोनों ही ऑफिस वाले अपना अपना पल्ला झाड़ते रहे। भिखारी बच्चे अनाथों की तरह बाबा की लाश के इर्द गिर्द बैठकर आंसू बहा रहे थे। बेचारे और कर भी क्या सकते थे। इधर जनता भी जिज्ञासावश जुटकर तमाशा देखने लगी थी।
वैसे भी इस देश में ऐसे मामलों में तमाशबीनों की कमी शायद ही कभी महसूस होती हो, और जहां होती है वहां उन्हें एन केन प्रकार ऋण जुटा ही लिया जाता है। यह जरूर है कि तमाशबीन भी किस्म किस्म के होते हैं। यहाँ भी जो तमाशबीन जुटे थे वे स्वार्थ रहित थे, संवेदनशील थे या उत्सुकता और जिज्ञासा से भरे हुए। इधर स्कूल के खुलने पर बच्चों को पता लगा तो उनकी पूरी भीड़ की भीड़ झोपड़ी के सामने आ जुटी थी। प्रार्थना की घंटी बजी तो सभी पिटाई के डर से तुरंत स्कूल के अंदर भाग गए थे। कुछ देर बाद कुछ बड़े बच्चों ने हेडमास्टर जी से निवेदन किया कि सर, बाबा हमारे भी थे, उनका अंतिम संस्कार तो ढंग से होना ही चाहिए। सारे अध्यापक भी इस बात से सहमत थे। आसपास के कुछ लोग और दुकानदार भी आ गए थे, पर चंबल तक बाबा के शव को कैसे ले जाया जाए, एक सबसे बड़ी बाधा तो यही आ रही थी। सहसा एक बच्चे ने कहा था कि यदि डीजल की व्यवस्था हो जाए तो ट्रैक्टर ट्राली तो अपने घर से ला देगा। फिर कफन, लकड़ी आदि भी तो जुटाना था। चर्चा के बीच ही 2-3 अध्यापक बाबा की झोपड़ी तक आए तो देखा कि जनता ने बाबा के शव पर कुछ पैसे डाल दिए थे। इससे उन्हें सहारा सा मिल गया। फिर कुछ खुद इकट्ठा किया, कुछ दुकानदारों ने दिया और कुछ कॉलोनी वालों ने। इससे अंतिम संस्कार करने लायक पैसा जुट गया। ट्रैक्टर वाले बच्चे को भेजकर ट्रैक्टर ट्राली मंगवाई गई। घर वालों ने डीजल लेने से साफ मना कर दिया था। यार, ऐसे काम में भी दूसरों की मदद न कर सकें तो इंसान का जीवन व्यर्थ है। साथ ही जलाने के लिए कुछ कंडे आदि भी ट्राली में डलवा दिया था। बांस, रस्सी, कफन आदि टीचरों ने जुटा दिए तो भिखारी बच्चों ने औरों से पूछ पूछ कर अर्थी तैयार कर दी। वे दुखी मन एक दूसरे का पूरा पूरा सहयोग कर रहे थे। बाबा इनको बुलाकर खाना ही नहीं खिलाता था, बल्कि नशे, चोरी, गंदी हरकतों आदि से भी हमेशा दूर रहने की सलाह देता रहता था। कभी उन्हें कपड़े आदि दिलवा देता तो कभी दुकानों के सामने उनसे झाड़ू आदि लगवाकर और उनका भारी सामान बाहर रखवाकर उन्हें खाने पीने को कुछ न कुछ दिलवा दिया करता था, और हमेशा समझाया करता था कि तुम लोगों के भाग्य में भले ही और कुछ भी ना हो, पर मेहनत की 2 जून की रोटी तो आराम से खा ही सकते हो। इसीलिए वह उनका अभिभावक जैसा बन गया था। सच, कभी कभी ऐसे रिश्ते भी खून के रिश्तों से कितने प्रगाढ़ बन जाते हैं। इधर दोनों ही पुलिस ऑफिस वाले चक्कर लगा लगा कर तमाशा देख रहे थे। बाबा की अर्थी को उठाकर ट्रॉली में लादा गया तो किसी ने कहा, झोपड़ी में मोटी मोटी 2-4 लकड़ी लगी हैं, निकाल कर लाद लो, लाश जलाने के काम आएगी। एक भिखारी बच्चा जिसे बाबा बहुत मानता था, अंतिम संस्कार करने के लिए भी तैयार हो गया था। झोपड़ी उजड़ी तो बाबा का बिस्तर भी लाद लिया गया, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घट गई। नीचे बिछे बिस्तर के अंदर से एक पोटली सी सरक कर गिर गई थी। ट्रैक्टर वाले बच्चे ने उसे उठाया तो भारी सी लगी। उसने उसे पास खड़े शारीरिक शिक्षक की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो गुरुजी, ये है क्या? उन्होंने उसे खोला तो चकित रह गए। 100-100 के नोटों की गड्डी एक कागज में लिपटी पड़ी थी। देखते ही सभी चौंक पड़े थे। गिना गया तो 20,000 रुपए से कुछ अधिक ही निकले। बाबा कागज पर हिसाब भी लिखकर जोड़ गया था। स्कूल के सभी बच्चों की कॉपी, पेन और पेंसिल आदि खरीदनी है, तथा उसके पास आने वाले भिखारी बच्चों के जाड़े के कपड़े और कॉलोनी के बच्चों के लिए खट्टी मीठी गोलियां, यदि कुछ और बच जाए तो बाल पोथी। हिसाब सुनकर बहुतों की आंखें भर आई। कई एक बोल पड़े थे, सचमुच का महात्मा था ये भिखारी बाबा। थोड़ी देर में यह चर्चा आग की तरह चारों तरफ फैल गई। सुनकर पुलिस वाले भी आधमके थे। चौकी वालों ने जब भी दबी जुबान से कहना शुरू किया, वैसे बाबा की झोपड़ी पटरी के बाहर थी, अतः हमारे इलाके में आती है। इस पर जीआरपी वालों ने कहा था, झोपड़ी पटरी के निकट थी इसलिए हमारे इलाके में आती है। वहां एकत्रित लोग समझ गए कि ये 20,000 रुपए अब इनका दायित्व बोध करा रहे। इस पर टीका टिप्पणी शुरू हो गई। टहलने वाले लोगों की टिप्पणी कुछ अधिक ही चुभने वाली थी। कितने बेशर्म हैं लोग! अभी घंटे भर पहले तो लाश को ठिकाने लगाने के नाम पर पल्ला झाड़ रहे थे, और अब नोटों की गड्डी देखते ही लार टपकने लगी। थू है इन लोगों की नीयत पर, ये रक्षक हैं या भक्षक। तभी शहर से कुछ स्वयंसेवक युवकों का एक ऐसा जत्था 2-3 कारों में आ धमका था, जो ऐसी लावारिस लाशों का उनके धर्म या पंथ के अनुसार अंतिम संस्कार कराया करता था। ये सभी अच्छे परिवारों से थे
और शहर के कई जाने माने लोग इनकी आर्थिक मदद भी किया करते थे। वे सारी व्यवस्था चाक चौबंद देख और बाकी बातें सुनकर खुश हो गए। कुछ देर में कागजी कार्रवाई पूरी कर ट्रैक्टर को चंबल की ओर ले चलने का संकेत किया। उन्हें देखते ही सभी पुलिस वाले इधर उधर हो गए थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अब ज्यादा हो हल्ला करने पर उनकी जबरदस्त टांग खिंचाई होगी। ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो भिखारी बच्चों के साथ स्कूल के भी कुछ बड़े बच्चे सवार हो गए। हेडमास्टर साहब से अनुमति लेकर 2-3 शिक्षक भी अपने अपने वाहनों से साथ चल दिए थे। कुछ दुकानदार और वे स्वयं सेवक युवक तो थे ही, शायद कॉलोनी के भी कुछ लोग आ गए। अंत में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है कि उद्घोष के साथ ट्रैक्टर आगे बढ़ गया था और हाथ मलते पुलिस वालों को देख खड़ी भीड़ कुटिलता से मुस्कुरा पड़ी थी। बाबा तो चला गया, पर वे 20,000 रुपए और पुलिस वालों के क्रियाकलाप बहुत दिनों तक चर्चा में बने रहे। सच, पैसा कुछ भी करा सकता है। तो मित्रों, मेरी एक कहानी पैसा कुछ भी करा सकता है आपकी सेवा में प्रस्तुत की। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से कहें। आपका प्यार मिलता रहा तो कहानियों की एक लंबी श्रृंखला आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।